हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है वो पॉलिटिकल ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। और आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता है कि आप लोगों के दो मेन कोर सब्जेक्ट्स में से दोनों सब्जेक्ट्स की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। सो अब जो हमने सेकेंड यूनिट लगाई है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया की। और इसकी सेकेंड यूनिट में हमने विधायिका पढ़ लिया है। आज की यूनिट में हम आज की क्लास में हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। इसमें हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका पढ़ेंगे। ठीक है। सो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने विधायिका जो है अटेंड नहीं की है क्लास उसकी, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहाँ से उस क्लास को अटेंड कर लीजिए। ओके। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही है। मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में कि हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की चुनाव में या संसद में जो भूमिका रहती है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। संघ की कार्यपालिका की शीर्ष पर भारत का राष्ट्रपति है और भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम से। उसके साथ साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से भी निर्वाचन करवाया जाता है और उसमें दोनों सदनों के सदस्य की बहुमत ली जाती है। साथ में राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित किया जाता है और दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य लिए जाते हैं आर्टिकल 54 के तहत। ओके। अब हम राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात करते हैं, क्वालिफिकेशंस की। देखो, संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं और वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। देखिए, सबसे पहला है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि वो 35 ईयर अपनी पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष पूरे कर चुका हो। तीसरा है कि वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। और चौथा है कि वो किसी भी संघ सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर किसी भी स्थानीय सरकार के अधीन लाभ के पद पर काम नहीं करता हो। जब तक कोई व्यक्ति शासकीय पद पर आसीन है वह राष्ट्रपति के पद के लिए नहीं लड़ सकता, लेकिन राष्ट्रपति और जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यपाल है, इन सब के पद के लिए वो नहीं मतलब ये सब जो है वो मंत्रियों के लिए त्यागपत्र देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। और क्यों होती है? क्योंकि उनके पदों को लाभ का पद बिल्कुल भी नहीं माना जाता। एक ये देखा जाता है कि वो लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? एक तरीके से उनको सैलरी वगैरह भी अच्छी प्रोवाइड की जाती है, सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करते हैं, वो किसी लाभ के लिए काम नहीं करते हैं। उसके साथ साथ ये बताया गया है कि संविधान में ये भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति ना तो संसद के किसी सदन के और ना ही राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति ही होंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर बता दिया कि वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की कैपेबिलिटी रखता हो, ना कि वो हो। ओके। उसके बाद बात आती है कार्यकाल की। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक निश्चित किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री का 5 वर्ष होता है, वैसे प्रेसिडेंट का भी, प्राइम मिनिस्टर का जैसा ही होता है। अगर वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो त्यागपत्र देते हैं, या फिर महाभियोग के द्वारा उनको हटाना पड़ता है। महाभियोग क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो उस स्थिति में उसी टाइम किसी और को राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाता है उस टाइम के लिए। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं दूं कि कोई राष्ट्रपति पद पर है और उसने त्यागपत्र दे दिया अपने तीसरे साल में, तो तीसरे साल से 5वें साल तक 3 साल ये बचा, 3rd ईयर स्टार्ट ही हुआ था, और उसके बीच में कोई ऐसी इलेक्ट किया जाता है जो राष्ट्रपति बन सके। और फिर आगे क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद स्थान रिक्त होने की स्थिति से पहले 6 महीने से पहले पूर्व फॉर्म जो है वो सब चीज़ें भरी जाती हैं। तो यहाँ पर देखो ये बताया गया है
ये तो खैर अलग बात है, लेकिन एक बात यहाँ ये बताई गई है कि उसको सारी शर्तों के साथ पूरी 5 वर्ष की अवधि पूरी करने के लिए बिठाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों सदनों में बातचीत होकर ये कोशिश की जाती है कि अगर इनको हमने 3rd ईयर में बिठा दिया था और इन्होंने बिल्कुल सही काम किया है तो आगे के 5 साल के लिए ही इनको इलेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, और जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि 6 महीने मतलब जैसे कि राष्ट्रपति का आपको फॉर्म 6 महीने पहले भरना पड़ता है, तब जाकर आपका निकलता है कि हाँ ये राष्ट्रपति बने हैं या नहीं बने हैं। मतलब पूरे 6 महीने तक इस पर चर्चाएं चलती रहती हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैं, इस टाइम के 14th प्रेसिडेंट हैं ये। और आप बोलोगे कि मैम इनके बारे में लिखना है, देखिए इनके बारे में लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको मैं एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि नॉलेज में ये चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आजकल के स्टूडेंट्स न्यूज़ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं, उनका इंटरेस्ट न्यूज़ में रहता ही नहीं है। किसी से पूछो प्राइम मिनिस्टर कौन है वो भी नहीं बता पाते। तो इसलिए आप लोगों को इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा, अब एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप 12th में जब आपके कार्टून्स जो थे जिनको आप 5 मार्क्स के कार्टून आते थे, तो उसमें जो नेता दे रखे होते थे उनको आप टोपी से, चश्मे से, उस सबसे पहचानते थे, है ना, कि टोपी ऐसी है तो ये है, चश्मा है तो ये वाले नेता है। तो इसलिए आपको ना इनको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि नाम से चेहरा याद रह जाता है, तो जब चेहरा देखते हो ना तो फ़ौरन नाम याद आ जाता है। ठीक है, तो 14th प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो हैं RNK, क्या नाम है इनका पूरा, रामनाथ कोविंद। और इनकी एज 71 है, ये कानपुर में पैदा हुए हैं। फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं। राज्यसभा MP 2 टर्म्स रह चुके हैं राज्यसभा में, MP में 1994 से 2000 तक, 2000 से 2006 तक। एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं BJP के। रिप्रेजेंटेड इंडियन यूनाइटेड नेशन 2002, रिप्रेजेंट करे गए थे यूनाइटेड नेशन के लिए इंडिया से। BCom LLB फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी इनकी ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद बात आती है वेतन एवं भत्ता की, कि राष्ट्रपति को वेतन और भत्ता क्या रहता है। देखो, राष्ट्रपति का अन्य भत्ता जो होते हैं, उसके अन्य जो अलग अलग अलाउंस होते हैं, उसके अलावा उसको 5 लाख रुपए महीना मिलता है। और राष्ट्रपति बिना किराए दिए सरकारी निवास स्थान का उपयोग कर सकता है। अवकाश ग्रहण कर लेने के बाद पूर्व राष्ट्रपति की पेंशन दी जाती है और राष्ट्रपति काल में उसके बाद अवकाश ग्रहण करने से उसे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, साफ अल्फाजों में यहाँ बोलूँ तो राष्ट्रपति को देखो आप लोग, मैंने यहाँ बता दिया आपको कि सबसे पहले तो जो उसको और फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसके साथ साथ उनको 5 लाख रुपए महीना दिया जाता है। उसके साथ राष्ट्रपति बिना किराए के, बिना पैसों के किसी भी सरकारी जगह पर, किसी भी सरकारी स्थान का उपयोग कर सकते हैं, रह सकते हैं। उसके साथ साथ अगर उन्होंने जैसे उनको मतलब हो गया, उनका रिटायरमेंट हो गया है, पूरा हो चुका उनका काम, तो उसके बाद उनको उनकी लाइफ टाइम पेंशन दी जाती है। और पेंशन मतलब जैसे आपका रिटायरमेंट के बाद भी उनको निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है, कि अगर तबीयत खराब है, बीमार है, कुछ है, तो उनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं और सारी फैसिलिटीज़ राष्ट्रपति को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, गाड़ी है, घर है, पैसा है, सारी चीज़ें बहुत आराम से। उसके बाद है महाभियोग की प्रक्रिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि महाभियोग है क्या। देखिए, महाभियोग वो प्रक्रिया होती है जिसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, इन दोनों कोर्ट्स के जज और राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए। अब आप बोलोगे मैम इनको हटाने के लिए क्यों? क्योंकि अभी ऐसा हो जाता है कभी कभार कि राष्ट्रपति तो ऐसा नहीं देखा गया अभी तक इंडिया में, लेकिन कुछ जज देखे गए हैं ऐसे जिन्होंने संविधान का उल्लंघन किया या फिर दुर्व्यवहार किया या उसको अपमानित किया। तो महाभियोग की प्रक्रिया ये बोलती है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज या फिर राष्ट्रपति आप आपस में मतलब ऐसा कोई कर दे कि संविधान को अपमान कर दे या कुछ बोल दे उसके बारे में, तो उसको इस प्रक्रिया के द्वारा उसकी पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को यूज़ करके जो उसकी पोस्ट है उससे उसको बिल्कुल हटाया जा सकता है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, कौन कौन से आर्टिकल्स में इसका जिक्र किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 124 की क्लॉज 4, 5 और आर्टिकल 217, 218, इन आर्टिकल्स में आपको महाभियोग जो इम्पीचमेंट है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ।
2015 की बात है। 2015 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जस्टिस थे कोई, उनका नाम था S.K. गंगेल। ठीक है, उनके खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी हुई थी, लेकिन जांच करने के दौरान उन लोग मतलब कोर्ट को सबूत नहीं मिल पाए थे। और आप जानते हैं कि इंडिया की कोर्ट सबूतों पर बिलीव रखती है, जो सबूत होता है उसके अकॉर्डिंग ही सामने वाले के लिए फैसला लिया जाता है। ठीक है, सो इसलिए जब S.K. गंगोली के खिलाफ कोई भी गंगेल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाए थे, तो महाभियोग की प्रक्रिया को वहीं स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला इस वजह से। लेकिन 2015 में इन्होंने संविधान का अपमान किया था, और जब सबूत नहीं मिला तो कुछ बात आगे ही नहीं बढ़ पाई। ठीक है, उसके साथ साथ जो महाभियोग की प्रक्रिया है, किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, कोई दोनों में से कोई भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। और अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या 1/3 के सदस्यों के हस्ताक्षर ज़रूरी है। 1/3 जो सदन के सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जैसे कि अब जैसे मान लो अभी राष्ट्रपति एग्जाम्पल के तौर पे, राष्ट्रपति अगर अभी अपमान कर देते हैं संविधान का, तो उसके लिए 14 दिन पहले, मतलब जैसे सदन में ये बात पहुंचाने से पहले 14 दिन पहले एक रिपोर्ट लिखी जाती है इसके खिलाफ, कि 14 दिन पहले ही लिखना पड़ता है कि राष्ट्रपति ने इस संविधान के इस आर्टिकल का अपमान किया है, या बुरा बोला है, या उसका उल्लंघन किया है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन 14 डेज पहले। उसके साथ साथ अब बात आती है राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों की। राष्ट्रपति की मैं आपको यहाँ पे बता दूँ पहले, स्टार्टिंग ये करने से पहले, कार्य करने से पहले, कि राष्ट्रपति को सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आप इसमें पढ़ोगे, जो दोनों परिस्थितियां हैं इसमें देखोगे कि राष्ट्रपति को क्या क्या पावर्स हैं, है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि प्रधानमंत्री की कमांड पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। ठीक है, ये बात आपको आगे अभी पता लग जाएगी वो कैसे। सबसे पहला है साधारण परिस्थितियां, सिंपल सिचुएशंस। देखो, राष्ट्रपति के शक्तियों को ना 2 तरीके से बांटा गया है, साधारण परिस्थितियों में और असाधारण परिस्थितियों में। सबसे पहले हम सिंपल सिचुएशंस देखेंगे। कार्यपालिका शक्तियां, जो उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं, वो क्या है कि भारतीय संघ का समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति को दी गई हैं, सौंपी गई हैं। और संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के जो कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। उसके साथ साथ आर्टिकल 74 बोलता है कि संघीय मंत्रिमंडल, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह और सहायता देगा। सेम वही बात जो मैंने आपको ये बताई है कि काम राष्ट्रपति करता है, कमांड प्रधानमंत्री ही देता है। उसके साथ साथ अनुच्छेद जो 78 है, आर्टिकल 78, वो बोलता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को गाइड करे, उसको सही सलाह दे, और जो भी बात है अगर उसको बुरी लगती है या राष्ट्रपति कुछ पूछना चाहते हैं या वो कुछ बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल आराम से खुलकर एक दूसरे से बात करें। कि ये नहीं कि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बात कर सकते, उनका आपस में बहुत अच्छा ऐसा संबंध होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से चला रहे हैं, इंडिया को संभाल रहे हैं, तो उनको आपस में रिलेशनशिप अच्छे रखने चाहिए। दूसरा है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति के नाम से ही वित्तीय ये जो बजट का सारा होता है ये करा जाता है। मैंने आपको अभी विधायिका में धन विधेयक और साधारण विधेयक पढ़ाया था। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के नाम से ही आगे बढ़ाया जाता है, वो ही देख रेख करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। और राष्ट्रपति को ये पूरी छूट दी गई है कि अगर बाई चांस कहीं की स्थिति खराब हो जाती है किसी राज्य की, इंडिया के किसी राज्य की, तो वो गवर्नमेंट से बिना पूछे बजट में से पैसे लेकर वहाँ पर लगा सकता है। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो दोनों संसद से बिना पूछे गवर्नमेंट को पैसा दे सकता है। अब गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए होगा? जाहिर है कोई बाढ़ आ गई, आपदा हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई राज्य में दंगे फसाद हो गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया, भूखमरी हो गई, तो इस वजह से जो राष्ट्रपति है वो बिना दोनों सदन के बहुमत के गवर्नमेंट को पैसे दे सकते हैं उन बजट के पैसों में से। लेकिन उसको 6 दिन के अंदर अंदर ये उन
संसद के सामने पेश करना पड़ेगा कि उसने गवर्नमेंट को पैसे क्यों दिए थे और कितने दिए थे। फिर उस पर बहस चलेगी, बातें चलेंगी, उसके बाद ये होगा कि और पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। ठीक है। तीसरा है न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और संविधान का आर्टिकल 72 बोलता है कि उन्हें क्षमादान का अधिकार दिया गया है। वो दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं और स्थगित कर सकते हैं या दंड देने में परिवर्तन कर सकते हैं। किन के लिए? न्यायाधीशों के लिए। क्यों? जज को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, ऐसा तो जज अपनी मर्जी करते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि अगर कोई जज गलत करता है कुछ, तो आपको ये पावर दी जाती है, उसको दंड दो, उसकी सीट से उसको हटा दो, या जो आपको करना है वो करो। उसके बाद है राज्य के संबंध में शक्तियां, पावर इन रिलेशन टू द स्टेट। इसमें बोला गया है कि राज्यों के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको पता है, अभी बताया है। और अगर कोई राज्य अलग अलग विषयों पर अधिनियम बनाना चाहे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति उसके लिए जरूरी है। कोई राज्य का राज्यपाल जो है वो अगर कुछ नियम बनाना चाहता है तो उसको राष्ट्रपति के पास अपना आमंत्रण पत्र भेजना पड़ेगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट दो। या फिर वो लिखकर भेज सकते हैं कि मैं ये नियम अपने राज्य में लाना चाहता हूँ, मुझे चीज़ों को चेंज करना है या सही करना है या इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की ही परमिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है असाधारण परिस्थितियाँ। सबसे पहले है युद्ध, भारी आक्रमण, यहाँ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। साफ साफ आर्टिकल 352 की। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गई हैं एमरजेंसीज की यहाँ बात हो रही है। सबसे पहली इमरजेंसी है 352 इमरजेंसी में क्या है कि राष्ट्रपति को युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग में शांति व्यवस्था को नष्ट का भय रहता है और संसद की स्वीकृति के बिना ये 2 माह तक लागू रह सकती है। देखो, युद्ध हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो गया, लड़ाई बढ़ गई, तो ये इमरजेंसी राष्ट्रपति को लगाने की पूरी परमिशन है। अंदर बाहरी आक्रमण कुछ हो गया है, किसी राज्यों में आपस में लड़ाई हो गई, तो भी इस जो आर्टिकल 352 है, 352 की इमरजेंसी को वो लगा सकते हैं, वो संसद की स्वीकृति के बगैर। अब आपको मैंने जब तक ये सारा पढ़ाया है ये पता लग गया होगा कि संसद की हर काम में स्वीकृति जरूरी है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है। तो उसके लिए ये बताया गया है कि वो स्थिति को देखते हुए 2 महीने तक ये लगा सकते हैं बिना संसद की परमिशन के लिए। लेकिन इन 2 महीनों में से 1 महीने के अंदर अंदर संसद को इस चीज़ को पास करना पड़ेगा कि ये चीज़ लगानी सही है या नहीं है। दूसरा है राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन। ठीक है। देखो ये क्या है, इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 भी एक आपका वो है, इमरजेंसी है। ये किस उसमें लगाई जाती है कि राज्य का जैसे क्या होता है, उसमें ये बताया गया है कि राज्य का शासन संविधान के उपबद्ध के अनुसार चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं कि अगर राज्य की सरकार के सब या कोई भी राज्यपाल या राज्य का कोई भी प्राधिकारी उसके द्वारा काम नहीं करता है तो वो उसकी शक्ति अपने हाथों में ले सकते हैं। दूसरा, ये घोषित करते हैं कि विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के प्राधिकार द्वारा उनके अंडर में आ सकती हैं और ऐसी भी कोई भी प्रासंगिक जो रेलेवेंस उपबंध है वो बना सकते हैं जो राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए वांछनीय कर देते हैं। ठीक है। और तीसरी है वित्तीय संकट। देखिए, वित्तीय संकट वैसे भारत में आज तक लगी नहीं है। वित्तीय संकट में क्या बताया गया है कि मतलब जैसे ये होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों आती है कि कोई आपदा हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, किसी देश ने इंडिया पर एटम बॉम्ब गिरा दिया या कुछ हो गया, उसकी वजह से भुखमरी हो गई, लोग मर गए, पैसे की कमी हो गई, वो वित्तीय संकट होता है। और आर्टिकल 360 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को अगर ये विश्वास हो जाए कि मेरे देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि लोगों के पास वित्तीय प्रॉब्लम्स हो गई हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो वो आर्टिकल 360 लगा देते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली स्टूडेंट्स कि एक तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए तो फालतू के खर्चे, घूमना फिरने की सब चीज़ें और एक लिमिटेड की मतलब ऐसा हो जाता है कि
राष्ट्रपति परिवार के सदस्यों को देखकर अपने हिसाब से करके खाना देना, सब चीज़ें देना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार और बता दूँ कि इंडिया में कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है। स्टूडेंट, सबसे पहली इमरजेंसी 26 अक्टूबर 1962 को लगी थी, और उसके बाद दूसरी इमरजेंसी 3 दिसंबर 1971 को लगी थी। फिर उसके बाद 25 जून 1975 को तीसरी इमरजेंसी लगी थी। हमारे भारत में 3 बार ही इमरजेंसीज लग चुकी है, लेकिन इनमें से एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। ओके, इसके बाद बात आती है प्रधानमंत्री की। आपका राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया, बात आती है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? कहते हैं कि संविधान, मतलब प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, संविधान क्या बोलता है? ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। ओके, सुनो, संविधान ये बोलता है कि भारत के संसदीय सरकार जो है उसको अपनाया गया है और भारत की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को दी गई हैं। ठीक है, जो आपकी कार्यपालिका की शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो राष्ट्रपति के हाथ में दे दी गई। अब राष्ट्रपति को चलाने वाला भी कोई होना चाहिए, तो वो कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर चलाता है। तो ये बताया गया है कि राष्ट्रपति काम करते हैं, अपनी शक्तियों का बिल्कुल यूज़ करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री के कमांड पे करते हैं। प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल है उनको भी आगे चलाते हैं, उनका ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्रपति इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है, लेकिन सभी शक्तियों का मूल स्रोत प्रधानमंत्री है। यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि अगर काम वो सारे कर रहा है तो उसको चलाने वाला, जो मेन उसका रिमोट है, वो प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और वही मंत्रिमंडल को समाप्त भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि संसद का कोई भी फैसला वो करने के लिए बिल्कुल आगे रहते हैं और उनको इस चीज़ की संविधान में परमिशन दी गई है। और साथ में यहाँ पर ये साफ है कि ये स्पष्ट करना ज़रूरी हो जाता है कि भारत में प्रधानमंत्री का पद आधारित है। ठीक है, अब उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको अभी पीछे प्रेसिडेंट बताए हैं। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी है। ये तो आपको पता ही होगा। शुक्र है मुझे कि आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर तो एटलीस्ट पता ही होंगे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी 14th प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, जो 2014 में इलेक्ट हुए थे। बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 2001 से 2014 तक। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए थे और इनके फादर का नेम मूलचंद मोदी है और मदर इनकी हीराबेन मोदी। और ये ही नोज टू टेक टफ रीजन्स टू फाइट करप्शन एंड टेररिज्म इन इंडिया। अब जाहिर है राष्ट्रपति को चला रहे हैं, राष्ट्रपति नीचे सबको चला रहे हैं, तो ये सबको हैंडल कर रहे हैं, तो इनके लिए ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे देश की स्थिति खराब ना हो। ठीक है, सो अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति व कार्यकाल। सॉरी स्टूडेंट्स, की नियुक्ति है, यहाँ पर ये वर्ड गलत हो गया है, आप इसको सही कर लिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं कार्यकाल, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देखो संविधान की धारा 75 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि क्या की गई है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर ये बोला गया है कि आर्टिकल 75 बोलता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इलेक्ट करेगा और राष्ट्रपति अगर बाकी के मंत्रियों को या बाकी लोगों को इलेक्ट करता है तो वो प्रधानमंत्री की परमिशन से ही करेगा, उसकी सलाह से ही करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और आर्टिकल 75 बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन ये सच नहीं है कि मतलब क्या सच नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, ये बात सेम वही घूमे जा रही है जो मैंने आपको ये बताई है कि राष्ट्रपति पूरा हैंडल करता है। एग्जाम्पल, राष्ट्रपति जो है वो कार है, लेकिन उसको रिमोट कंट्रोल कार जो है, कंट्रोल उसका रिमोट करेगा और रिमोट है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। उसके साथ साथ ये बताया गया कि प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन दोनों संसदों में अगर उनके लिए हाँ है या लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त है तो वो अपने पद पर कायम रह सकते हैं, बने रह सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स भी।
ओके, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं, कराए जाते हैं बिल्कुल, लेकिन उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो कोई इशू नहीं है, वो अपने पद पर आफ्टर 5 ईयर भी आ सकते हैं दोबारा। ओके स्टूडेंट्स, सो आपकी कार्यपालिका कंप्लीट हो गया। विधायिका मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। और आज की क्लास को लेकर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।